हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। हम लोग ये पेपर सोल्व करने वाले हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हम सीख पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये तो आप सबको पता है, इसका आंसर है फिलीपींस। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी याद में ये सम्मान दिया जाता है। और आई थिंक सबको पता हो, हमारे रवीश कुमार सर को भी मिला है, अरविंद केजरीवाल को भी ये मिला है, सीएम जो है दिल्ली के। किस वर्ष मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। तो इसका आंसर है 2005, पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कर्ष कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो ये पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। अगर वो आपसे पहला दूसरा पूछे तो चलता है, लेकिन वो 10वां पूछता है तो ऑब्वियसली बात वो चाहता है कि आप मध्य प्रदेश को आंसर में टिक करें। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंस का था, इसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती थी। अगला है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज और बंगाल वाले लड़े थे, ये पश्चिम बंगाल में है। हल्दी घाटी राजस्थान में है और प्लासी जो है वो आपकी यहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद भी होगी और ये सरल क्वेश्चन है। युद्ध पहले आते थे, अब आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगला इसके बाद निकल के आता है, चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया। तो ये आप सबको पता है, मकर संक्रांति के दिन किया गया था और ये करने वाला बंदा था फिशर ने जो है वो चरण पादुका नरसंहार हमारे यहाँ करवाया था। तो ये आंसर याद रख लें, आ सकता है पेपर में। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया। तो अगर आपको याद हो, हिस्ट्री में ये कार्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये जमींदारों से किया गया था। किसान और अंग्रेजों के बीच में जमींदार आ गए थे एक ढाल की तरह, और इन्हें किसी भी हालत में जो है वो लगान को उगाकर देना था। इसी के आधार पर जो है वो सूर्यास्त कानून भी लागू किया गया था कि आपको एक निश्चित तिथि में हमें कैसे भी करके और जो है वो अनाज या फिर लगान की उगाई करके देना है। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान किस लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है भैया, हिंदुस्तानी संगीत, सुगम संगीत दिया जाता है फिल्मों वालों में। जैसे लता मंगेशकर अगर होता तो सुगम संगीत होता, और इसमें हिंदुस्तानी संगीत में सारी भाषाओं के संगीत आ गए। लोक संगीत में थोड़ा सा संगीत जो है वो क्षेत्रीय होता, इसलिए इसका आंसर क्या है, हिंदुस्तानी संगीत। अगला निकल के आता है, संविधान की किस अनुसूची की या फिर में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो 5वीं और 6वीं दोनों अनुसूची आदिवासियों से है, लेकिन 6वीं जो अनुसूची है वो अभिमैत्री की बात करती है। अभिमैत्री मतलब आपके जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं विशेष उनकी, और 5वीं अनुसूची जो है वो सारे राज्यों की बात करती है जिसमें ST/SC है। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो सबको पता है, सरल सा क्वेश्चन है, पाषाण युगीन अवशेषों के लिए, जल प्राचीन, ये सब इसमें नहीं है। जिले में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो ये जिला पंचायत है, मतलब ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का तीसरा क्रम। अगर पंचायत होता और जनपद पंचायत होता तो उसमें तो कम चलता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जाता है 10 और 35। ठीक, फाइनल वाला 35 सदस्यों तक इसमें जाता है, न्यूनतम वाला 10, और उनमें जो है वो 20 और 25 चलता है। तो वो हो सकता था, इसका आंसर ये 35 वाला है। तो आप समझ चुके होंगे। अगला इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, जबलपुर एवं भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो जबलपुर हमारा पश्चिम मध्य रेलवे है, पश्चिम मध्य। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, मध्य माने केंद्रीय भी माना जा सकता है, पश्चिम मध्य रेलवे। इस आंसर को अगर पश्चिम अकेला आप लगा देते तो आपका ये क्वेश्चन चला जाता। तो इसका आंसर है ए, पश्चिम केंद्रीय रेलवे, या पश्चिम या वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें एक बार। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विंध्याचल। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, एक बार में से पढ़ लेता हूँ। निम्न में से 12वें नंबर का कहाँ है ये क्वेश्चन। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य या फिर किन दो राज्यों के संयुक्त रूप में मानी गई है। तो इसका एक्चुअल जो इन्होंने आंसर दिया है, ये दिया है कि ये ताप विद्युत परियोजना सिंगरौली क्षेत्र में गुजरात की साझेदारी में बांध एवं तापीय केंद्र बेड़न नामक स्थान पर है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात को कहते हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी सहयोग है, वहाँ भी इसकी विद्युत जाती है, और गुजरात में भी है, और अन्य स्टेट में दमन दीव वगैरह तक इसकी विंध्याचल की लाइट जाती है। लेकिन इन्होंने गुजरात के संबंध में इसको बताया है, तो इसको ऐसा याद कर लें, थोड़ा सा इसको देख भी लें। अगला उसके बाद आता है क्वेश्चन,
आपका निम्नलिखित में से किस खनिज को स्टीराइट के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सील खड़ी को स्टीराइट कहते हैं। अगला आता है वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो चंबल भी करती है, बेतवा भी करती है, गंभीर तो आंसर बिल्कुल गलत है, और जामनी भी करती है। ठीक, तो इसका आंसर जो है बड़ा विवादों में जाता, लेकिन इस टेस्ट में आंसर माना गया है जामनी। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीनों में करती है, बेतवा एमपी और यूपी में करती है, लेकिन विशेष रूप से अगर किसी नदी की बात करें जो सीमा को निर्धारण करती है तो इसका आंसर दिया है जामनी। जामनी नदी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के पानी की सप्लाई की जाती है। ये नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जिलों की सीमा को भी तय करती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला था, आप लगा सकते थे। अगला उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला घने वन या सघन वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो ये दोबारा कॉमन सेंस है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में तो पानी की वैसे समस्या है और वहाँ पे तो पेड़ बचे ही नहीं है। निमाड़ आपने देखा ही है, खंडवा खरगोन खेती कृषि की भूमि ज़्यादा है, तो आंसर क्या बचता है? सीधी। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबको पता है 11, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। निम्नलिखित मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच है? तो इसे पढ़ा जाता है वीनस, माने विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ये आपको क्वेश्चन पता था पहले भी। इसके बाद आता है आपका कौन से नंबर का? 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो 18वां देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें ए माने आर्कियन। ठीक, ए से ये चालू होता है आर्कियन, और उसके बाद में फिर इनकी सीरीज जाती है। तो क्वेश्चन सरल है, ये आपको याद भी होगा, और मैंने इसको ऐसे ही याद कर रखा था। आर्कियन युग की चट्टानें। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा को लेकर बड़ा विवाद है। एक्चुअल में तो भारत में मूर्ति जो है वो गुप्तों के समय जब मंदिर का निर्माण हुआ तब हम मान सकते हैं मंदिर गुप्त, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें योगी की मूर्ति मिली है। और उसके बाद जो आर्य आते हैं, तो आर्य तो मूल रूप से जो है मूर्ति पूजा को प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को विश्वास करते थे, और वैदिक रूप में कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ में मूर्ति की पूजा की गई। और मौर्य आते आते तो है ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो आंसर इन्होंने माना है वो आर्य माना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा प्राचीन ज्ञान पर आधारित था, आप इसे हैंडल कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बनावली हरियाणा में ही है, आलमगीर यूपी में ही है, दायमाबाद महाराष्ट्र में ही है, लेकिन राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पे है? तो ये आपके राजस्थान में नहीं है, राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। और इस क्वेश्चन को हम बिगाड़ सकते थे, तो इसका आंसर ये वाला जो है वो गलत है। इसके बाद अगला आता है त्रयी। नाम क्या है? तो त्रयी तीनों वेदों को कहा जाता है। ये तो फिर दोबारा सरल सा एक क्वेश्चन था जो कॉमन सेंस पे आधारित था, आपको पता होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे है? तो यार ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, और मुझे आशा है कि ये आप सबको पता होगा। ये है बोध गया। ठीक, यहीं पे जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। लुम्बिनी उनका जन्म है, तो बात ही अलग है। कुशीनगर में उनको जो है वो समाधि की प्राप्ति होती है, शरीर को त्यागते हैं। और ऋषिपत्तन वो पर्वत है जहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार से उनसे स्थल जुड़े हुए हैं। इतना जो है वो यहाँ पे उन्होंने प्रवचन वगैरह दिए होंगे। लेकिन बोध गया, निरंजना, फाल्गु आप सबको पता है, तो गौतम बुद्ध वगैरह तो हिस्ट्री में आप कर ही लें। विक्रम और शक संवतों के बीच का अंतर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विक्रम और शक संवतों के बीच का जो एक्चुअल अंतर है वो है 135। ठीक, कितना? 135। एक चालू होता है 57 से और एक चालू होता है 78 से। ये 57 माइनस वाला है और वो प्लस वाला है, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या है? 7 और 8 15 की 5 हासिल 1, और 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13। तो ये आप समझ चुके हैं। ये विक्रमादित्य वाला विक्रम संवत, वो कनिष्क वाला है शक संवत 78 वाला। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के लिए, या मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में कह सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में वो पद्मश्री मिला? तो ये है भक्ति यादव। ये कहीं ना कहीं भक्ति यादव जो है इससे संबंधित हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर के अकॉर्डिंग काम का है, तो इसको आप कर लें। भक्ति यादव एक समाज सेवी चिकित्सक है और 2017 में पद्मश्री मिला है। मतलब इतना पीछे तक के क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अगला है राज्य सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो राज्य सेवा बोलो या लोक सेवा बोलो या संयुक्त सेवा बोलो, ये सारे किस में है? 14 में। ठीक, और अगर बात होती 15 की तो निर्वाचन आयोग आने लगता।
बूलादेव मंदिर या बूढ़ादेव मंदिर कहाँ पे, तो ये खजुराहो में है। ये क्वेश्चन बहुत काम का है। चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव, ठीक है, कहाँ पे हैं ये सब, खजुराहो में। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत, तो इसका आंसर आया है हुमायूं। दिल्ली सल्तनत जाने के बाद में जो है वो कौन आता है, तो बाबर आता है। तो बाबर तो पूरा जीवन युद्ध में लगा देता है, लेकिन हुमायूं के समय से ये चालू हो जाता है और हम इस क्वेश्चन को बिगाड़ के अकबर लगा देते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से अलग हो जाते हैं, इन्हें एक बार देख लें। अगला इसके बाद में आता है फिर शिवाजी की छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर, तो शिवाजी का राज्याभिषेक भैया 2 स्थानों पर हुआ है। ठीक, औरंगजेब हैं, शिवाजी हैं, और एक और बंदा कौन आपका, अलाउद्दीन खिलजी। इन लोगों ने 2 जगह अपना राज्याभिषेक करवाए हैं। तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में जो औपचारिक राज्याभिषेक होता है वो कहाँ पे होता है, रायगढ़ में। ठीक, रायगढ़ इसका आंसर है। ये बहुत ज़्यादा काम की बात है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कि दरों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अरे तो ये तो बेहतरीन सी लाइन है, आपको ये तो पता होगा ये किसने कहा है। क्या अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो याद है भैया। बिस्मिल की तो तमन्ना तुम्हें याद है, सरफरोशी की तमन्ना। ये लाइन कहते हैं वाजिद अली शाह। दरों दीवारों पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये है वाजिद अली शाह की, अंग्रेज़ों के टाइम जो है वो युद्ध के दौरान ये बात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद में क्या है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। बेहतरीन क्वेश्चन। गांधी जी का अगर क्वेश्चन आता है तो आने की पूरी उम्मीद। ठीक, तो गांधी जी कब कहते हैं, दांडी मार्च सविनय में नहीं कहते हैं ये, और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा तो दोनों एक ही आंसर होते हैं अगर होता तो। ठीक, गोलमेज में तो बिल्कुल बात अलग थी, ये कहते हैं असहयोग में, क्योंकि उस टाइम तक स्वराज की बात चलती है। जो आपका होम रूल लीग बना था वो भी स्वराज की मांग पर बना था, और असहयोग आंदोलन जो है वो भी आपकी स्वराज की मांग पर है। ठीक, क्योंकि 30 के बाद तो फिर ये कहीं ना कहीं आज़ादी की ओर, संविधान की ओर झुकने लगे थे। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 3 स्तर पर, मतलब केंद्र पे, राज्य पे और स्थानीय स्तर पे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और ये नॉलेज को हमारे को बढ़ाता है। तो कैबिनेट मिशन ने भी बोला था कि आप स्थानीय सुशासन को बनाए रखें। ठीक, फाइनल में जो कैबिनेट आता है वो कहीं ना कहीं बात करता है कि पंचायतों का होना आवश्यक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पेपर 50 बार आया है, और इसका आंसर है मस्टर्ड गैस। ठीक, फ्लोरीन केसोलिसिन वगैरह ये तो आग लगाने के काम की चीज़ें हैं। फ्लोरीन कार्बन का है, और शुष्क बर्फ तो ये बात ही अलग है, ये तो पीएससी पूछ चुकी है, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। तो मस्टर्ड गैस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग होती है। अगला इसके बाद आता है, तांबे के बने पात्रों का प्रयोग खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता। तो ये दोबारा क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, महंगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रियाशील, विषैली और अम्ल विषैली, तो इन चीज़ों में से आंसर निकल के आता है। और तांबा एक क्रियाशील धातु है, तो ये भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ को जो है वो ऊष्मा वगैरह से हम पकड़ के संडासी वगैरह से उठा सकते हैं, तो ये भी बात नॉर्मल है। तांबा विषैली धातु है, तो विषैली अगर होती तो उपयोग बिल्कुल नहीं होता मानव के लिए। तांबा अम्ल के साथ क्रिया करके, ठीक, जब तांबे में आप नींबू वगैरह निचोड़ देते हैं और फिर उस शिकंजी को पीते हैं तो हो सकता है आपको उल्टी वगैरह आ सकती है। तो ये अम्ल के साथ क्रिया करके कुछ विषैले पदार्थ को बनाता है। तो ये दोबारा क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कॉमन सेंस पे आधारित था, आप कर सकते थे। गैल्वेनी सेल, तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आया है, और इसे देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। गैल्वेनी सेल में प्रयोग होने वाली धातुएं, तो भैया फिजिक्स में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक बार इसको देख लें, मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन इसका आंसर जो दिया है वो दिया है जस्ता और तांबा। तो अलग अलग सेलों में अलग अलग चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, और आपके सौर उपकरण जितने भी उनमें सिलिकॉन का काम किया जाता है। ठीक, तो एक बार इसको देख लें, जस्ता और तांबा, और फिजिक्स को भी देख लें। शरीर में सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की भूमिका निम्न में से किसे संतुलित करने में उपयोगी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका आंसर इन्होंने दिया है आपका परासरण दाब। सोडियम और पोटेशियम आयनों की भूमिका निम्नलिखित में से किसे संतुलित करने में, तो ग्लूकोज तो आंसर वैसे ही हट जाएगा, यूरिक अम्ल वैसे हटेगा। ब्लड प्रेशर में भी सोडियम का महत्वपूर्ण रोल है। जब किसी को ब्लड प्रेशर घटता या बढ़ता है तो उसे नमक का प्रयोग करने की जो है वो ऊपर नीचे करने की सलाह दी जाती है। ठीक, लेकिन इनमें इन्होंने आंसर दिया परासरण दाब, और डिस्क्रिप्शन में दिया है कि अणु का आर्द्रता सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। शरीर में परासरण को नियंत्रित करने के लिए का कार्य सोडियम करता है। तो ये जो है वो कभी हम देखेंगे कि किस प्रकार किशमिश फूल जाती है, आलू में पानी अवशोषित हो जाता है, इसे परासरण कहते हैं।
और इनका कहना है कि शरीर में रक्त के आवागमन में, जल के आवागमन में इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। ठोस का गैस में विसरण किसका उदाहरण है? तो ठोस और गैस का विसरण कहें या मिश्रण कहें या इनका मिलाप कहें तो आप ये देखोगे कहाँ पे? धुएं में। ठीक, धुआं। पायस तो एक्चुअल में दूध है। ठीक, जेल जो है वो लिक्विड है और फोम जो है वो गैस है, लेकिन धुआं जो रहता है वो गैस में कहीं ना कहीं ठोस कण रहते हैं थोड़े से। 18 कैरेट सोना कितने % होता है भैया? तो 24 कैरेट होता है आपका 100%। ठीक, तो 24 माने आपका 6 से आप भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 चौके 24, मतलब 18 आपका कितना हुआ? 75%। तो आप ये निकाल सकते थे। एड्स बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एड्स का तो आप लगभग सबको पता होगा। एड्स क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आंसर है इसका सी। ठीक, चेंज क्या क्या कर दिया इन्होंने? डिसीज़ कर दिया, फिर डेफिनेट कर दिया, तो ये आप लगा लेते डिफिशिएंसी सिंड्रोम है एक्वायर्ड अमीनो, एक बीमारियों का झुंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में सुनते हैं, तो देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। का पूर्ण रूप क्या है? तो वही है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या फिर गैर निष्क्रिय संपत्ति। तो इसको याद कर लें। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सबको पता है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर द्वारा। ठीक, रिकॉर्डिंग पिक्चर वगैरह नहीं है, नेशनल अकादमी मोशन पिक्चर है, तो इसे आप देख लें। तो मतलब अवार्ड आपको पढ़ना है। ठीक, और पहले ट्रेडिशनल वाले पढ़ना है फिर करंट वाले। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अमीर खुसरो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वैसे तो 7 बंदों की बात करते हैं, ये 7 दरबारों में रहे हैं, लेकिन इनका एक्चुअल नाम था मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। बरमान मेला 50 बार आने वाला क्वेश्चन कहाँ पर है? ग्वाडरवारा नरसिंहपुर में। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये अगर उत्तराखंड इनके साथ होता तो उत्तर प्रदेश का काम चलता रहता, लेकिन जैसे ही इनसे अलग हो जाता है उत्तराखंड तो ये फिर हिमालय से भी अपना संपर्क तोड़ देते हैं। आप सबको पता है, सिक्किम में तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? तो क्या आंसर है? गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन। तो मतलब यमुना से नहीं मिल पाएगी। अगला इसके बाद निकल के आता है बृहस्पति। तो एक बार इसको पढ़ते हैं पहले। बृहस्पति का वलय होता है, तो 45वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, उपरोक्त सभी, बहुत घना एवं अपारदर्शक। तो इसके ऊपर वाले वलय अगर अपारदर्शक होते तो बृहस्पति नहीं दिख पाता। इसका आंसर परीक्षा में हम उपरोक्त सभी लगा देते, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर दिया है इन लोगों ने सिलिकेटों का बना हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो थोड़ा सा देखें। बृहस्पति के आसपास जो वलय बने हैं वो किससे बने हैं? सिलिकेटों से बने हैं। ये एक प्रकार की धातु है। अस्तित्व विहीन जबरदस्ती दिया है, इसको देखकर ही समझना होता है कि इसमें उपरोक्त सभी नहीं आएगा। ठीक, और बहुत घना एवं अपारदर्शक, इस पर हम जा सकते थे, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या निकला है? ए, सिलिकेटों का बना हुआ। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये 50 बार आया है। ये एक्चुअल में है चिली में। दक्षिण अमेरिका का जो एक देश है चिली, वहाँ पे आपका आटाकामा पड़ता है और इसकी जो है वो परीक्षा में शायद आ भी गया है ये पिछले कभी समय में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो एक तो हमारे पास इसमें अगर कपड़ा उद्योग होता तो हम थोड़ा सा उसके साथ जा सकते थे, क्योंकि कपड़े में हम नंबर 1 पे हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। चाय तो आप बिल्कुल छोड़ दें, चाय हम भले ही कितना भी एक्सपोर्ट करें लेकिन पैसा उतना नहीं आ पाता है, पैसे कम मिलते हैं। चीनी तो ब्राज़ील में ज़्यादा है, जूट पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा लोहा इस्पात। ठीक, जापान में, जर्मनी में हमारा लोहा जाता है। कपड़े के बाद हम इसको कपड़े के बाद हम इनको लगा सकते थे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय रिक्त स्थान को उगाने से विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें, युग्म मतलब 2, दंपत्ति मतलब 2, एक ही साथ 2 फसलें, अन्य फसल के साथ 1 फसल। तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है, सी और डी। एक ही साथ 2 फसलें और विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें। तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें इन्होंने आंसर दिया है, इसको देख लें एक बार। इसके बाद आता है सुदीप्त हलेजा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बंदा करता है घुड़सवारी। अगर आपने इसको कभी देखा हो या इसके बारे में पढ़ा हो तो सुदीप्ति अहेजा ये क्या करती है? घुड़सवारी काम का है। इसके बाद अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध। तो ये तो सबको पता है, इसका आंसर क्या है? जबलपुर। दूसरा निकल के आता है पचमणी।
पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? तो पचमढ़ी थोड़ा सा बड़ा है, होशंगाबाद आपको 100% लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका बैतूल, तो होशंगाबाद के जस्ट पास में है तो वो भी लगेगा। उसके बाद आता है आपका छिंदवाड़ा, तो वह भी लगेगा। तो क्या नहीं लगेगा? तो आंसर सिवनी। सिवनी जो है वो इससे संबंध नहीं रखता है और आसपास के सारे क्षेत्र इससे होने की संभावना रखते हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका शिवालिक से ऊपर है और ये जो आने वाला है ये क्या है? आपका मध्य हिमालय। महान ट्रांस तो एक ही है, हिमाद्री वगैरह ये सब ऊपर आ जाते हैं, बचा क्या? मध्य और उसके बाद शिवालिक। तो आपका हिमाचल किस में आने वाला है? एक बार निशान लगा के कंफर्म कर लेते हैं, शिवालिक। अगला इसके बाद आता है आपका एशिया के सबसे बड़े सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% जाने वाला क्वेश्चन था, परीक्षा में हम गलत करते। ठीक, 1980, 83, 92, 94, तो इसका आंसर है 83। ठीक, तो ये क्वेश्चन 100% जाने वाला था, इसको यहीं पे याद कर लें अगर कर पाएँ तो। ये तो है ही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी मध्य प्रदेश में सीहोर से। ये फेमस क्वेश्चन है, परीक्षा में आया भी हुआ है और याद भी है लोगों को। अलग अलग ऋतु में हमें दिन व रात्रि के समय के विस्तार में भिन्नता का कारण। अलग अलग ऋतु में, मौसमों में दिन व रात्रि के समय के विस्तार में भिन्नता का कारण है, मतलब दिन का छोटा होना और लंबा होना। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन तो दिन और रात वाला मैटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन तो गर्मियों में छोटे और ठंडों में बड़े होते हैं, तो आप उसके हिसाब से काम करें, ठंडों में छोटे और गर्मियों में बड़े। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय परिक्रमण, स्थान की अक्षांश स्थिति और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो इसका आंसर दिया है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अक्षांश स्थिति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा पड़ता है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय, इससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अक्षीय झुकाव। इसकी वजह से आपका मौसम या ऋतु के परिवर्तन और दिनों में जो है परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है नदी विसर्प। एक बार देख लेते हैं इसे। नदी विसर्प नदी किस क्रिया का प्रतिफल है? नदी विसर्प, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, नदी विसर्प नदी की अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। नदी से लगातार मटेरियल का बहते हुए जाना अपर्दन है और उन्हें एक जगह पर एकत्रित हो जाना निक्षेपण है। तो नदी विसर्प नदी की प्रक्रिया जो है वो क्या है? अपर्दन की अभी प्रतिक्रिया, अपर्दन की क्रिया है। इसको एक बार पढ़ लें। कौन सा कारक भूतल पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता? अच्छा क्वेश्चन है। तो सूर्य की किरणों का झुकाव जिस जगह कम है वहाँ पे कम प्रकाश, कम ऊर्जा। वायुमंडल में मेघ 100% प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रदूषण भी प्रभावित करता है, और पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी प्रभावित करती है। घूर्णन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस जगह रोशनी जैसी आना है वैसी आती रहेगी। तो इसका आंसर लगा देते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो ये तो सबको पता है कि लगभग इसके आंसर सभी हैं, और एनवायरमेंट ऐसा ही सरल आए तो अच्छी बात। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉलिटी का पहली लाइन है ये, हम भारत के लोग। तो जितनी भी सत्ताएं प्राप्त होती हैं वो जनता के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। कौन सी पबनें स्थायी पबनें नहीं हैं? तो इसका आंसर जो दिया है वह है मानसूनी पबनें। और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि मानसून एक निश्चित समय में आता है, मतलब 4 माह के लिए, 4 महीने के लिए, तो आप इसको लगा सकते थे। शरीर में कौन सा अम्ल की मात्रा गठिया का कारण बनती है? तो यह है यूरिक अम्ल। ठीक, यूरिक अम्ल का बढ़ना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है वो प्रभावित कर सकता है, वरना वैसे ये टॉयलेट के साथ निकल जाता है। ठीक, पथरी भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लें। दिनेश गोस्वामी समिति, तो पिछले साल का क्वेश्चन है ये। दिनेश गोस्वामी समिति सबको पता है किससे है? बैंक सुधार। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है, और राष्ट्रीयकरण के लिए अलग अलग समितियां बनी हैं। इसके बाद अगला आता है आपका 65, 64 के बाद में 63 के बाद में 64। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गए? तो फेमस बंदे थे TN शेषन सर। ठीक है, इनके टाइम बहुत सारे सुधार हुए और इन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव लड़ा, ये आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये 2 बार बेहतरीन क्वेश्चन है, और मुझे आशा है आप इसका आंसर लगा दोगे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। इनको दार्शनिक, क्योंकि इन्हीं को तो हम दर्शन उसमें पढ़ते हैं, एथिक्स में, अगर आपको याद हो तो। ठीक, अबुल आज़ाद तो ये तो बने ही नहीं है राष्ट्रपति,
राधा कृष्ण का दर्शन पढ़ा जाता है। अगला आता है मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय के पद सोपान में शीर्ष पर, तो ये मुख्य सचिव है, कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और विशेष सचिव। तो प्रधान सचिव विशेष सचिव को छोड़ दें आप। कैबिनेट सचिव जो है वो कैबिनेट के फैसलों में, कैबिनेट के मामलों में प्रधान होता है। मुख्य सचिव कौन है? सीएम के बाद जस्ट दूसरा पद। ठीक है, सारे आईएएस लेवल के बंदों को मेंटेन करता है, सारे कमिश्नर लेवल के बंदों को मेंटेन करता है। राज्य सचिवालय के पद पर सोपान पर शीर्ष कौन है? कि सबसे बड़ा आईएएस अगर है तो कोई कौन है? कैबिनेट सचिव। ठीक, ये मुख्य सचिव। कैबिनेट सचिव सिर्फ कैबिनेट और मंत्रियों तक सीमित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बजट की तैयारी के कार्य में शामिल नहीं है? तो अच्छा आंसर है, तो सीएजी से तो बिल्कुल पूछा नहीं जाता है और नीति आयोग से भी बात कम की जाती है। ए और बी, लेकिन ए और बी अगर दोनों लगाते हैं तो वित्त मंत्रालय बाहर हो जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और वित्त आयोग, इनका कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन नीति आयोग तो जो है वो एक गैर सरकारी संस्था है और इसको तो बिल्कुल दूर रखा जाता है, नहीं तो पार्टी की ओर झुक जाएगा पूरा बजट। तो ये दोबारा क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला था, आशा है आप इसको हैंडल कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दोबारा एक बकवास क्वेश्चन आया है और इसका इन्होंने आंसर दिया है 10,900 करोड़ रुपए। बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, किस्मत खराब रहेगी तो ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसका तो आप जो है लगा सकते थे। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने की बात की? तो चिरंजीवी को समझ के साउथ का सुपरस्टार तमिलनाडु, कर्नाटक जा सकते थे, लेकिन राजस्थान है। आयुष्मान को इन्होंने इंदिरा आयुष्मान किया है और ऐसे ही नाम परिवर्तित किया है और आंसर क्या है इसका? राजस्थान। अगला आता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया? तो ऑब्वियसली बात, महेंद्रगिरी जिसमें होगा वही इसको कर पाएगा। क्या आंसर है? उड़ीसा। निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए भी कोविड का टीका जो है वो तैयार कर लिया है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर क्या है कि जिसने सबसे पहले मानव के लिए तैयार किया वह जानवरों के बारे में सोचेगा। अभी तो हम तो मानव के पीछे ही हैं, तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले आपकी हुई थी तैयार रूस वाली, क्या नाम था उसका? उसका नाम क्या था? तो रूस ने जो है वो सबसे पहले मानवों पे की थी। बताएं कमेंट में एक बार उसका नाम क्या था, मैं भूल गया। और इसने फिर मानव के बाद जानवरों पे, कनाडा ने भी काम किया है लेकिन रूस का पहला मान सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका एक इंडेक्स, विश्व लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28वें पायदान फिसल कर कितने स्थान पर जा पहुँचा? तो 140वें पायदान पे। तो ये तो याद करना पड़ेगा सारे इंडेक्स। अगला इसके बाद आता है, निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका मीथेन। ये भी सरल क्वेश्चन है, बन जाएगा। दांत में एनेमल किससे बना होता है? तो ये तो 50 बार आने वाला क्वेश्चन है और आशा है आपको इसका आंसर भी पता होगा। दांत का एनेमल काय का बना होता है भैया? तो कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल ना लगा लें, इसको तो आप जानते हैं। ठीक, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर है कैल्शियम फास्फेट। हमारी हड्डियाँ वगैरह सब कैल्शियम फास्फेट की बनी है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है फ्रांस के, तो इसको पहले निशान, चलो तो देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते का लॉकडाउन लगाया? तो ये क्वेश्चन दोबारा जाने वाला है, लेकिन कॉमन सेंस की अगर बात करें तो 3 हफ्ते और 4 हफ्ते आपको इनमें से लगाना था। ठीक, आंसर इसका सही है 4 हफ्तों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया? तो ये तो सबको पता है आपको, लुईस ग्लूक को दिया गया। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है, तो इसको भी आपको पता है, जहाँ पर किसी प्रकार के तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात समतापमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 78 का आंसर एक्चुअल में दिया है, सही सुमेलित नहीं है। ये ताप विद्युत संयंत्र की बात की गई है। ठीक, उतारण गुजरात में है और आपका हरदुआगंज यूपी में है और बदरपुर दिल्ली में है। पारस आंध्र प्रदेश में आपका नहीं है। पारस ताप विद्युत संयंत्र जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। तो आपको ये ताप विद्युत संयंत्र याद करना पड़ेगा। प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है खंडवा।
मैंने पढ़ाते टाइम इसे गलती से एक बार इंदौर बता दिया था, तो आप इसको बिल्कुल जो है वो याद कर लें। कपास अनुसंधान केंद्र तो खरगोन में है, लेकिन जैविक कपास की बात आती है तो खंडवा में है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे लगाया, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना फेमस है, विदेशों तक इसका जो है वो माल जाता है, सिंदरी उर्वरक कारखाना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो कोच्चि माने केरल, कोरोमंडल माने चोलमंडल माने आपका तमिलनाडु, और मालाबार माना आपका इस साइड। मालाबार विद्रोह अगर आपको याद हो तो कौन, तो ये आप क्या लगाने वाले हैं इस पे, मालाबार। ठीक, ए। उसके बाद अगला आता है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पर्थ परिवर्तन किया गया है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा परिवर्तित। एक्चुअल में अगर आप नदियों की मर्यादाओं को, सीमाओं को तोड़ोगे तो वे आपको परेशान करेगी। तो इस नदी का आंसर है सोन, ये कोसी। कोसी एक ऐसी नदी है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है या होता है, सबसे ज़्यादा इधर उधर प्रभावित होती है, इसलिए ये क्षेत्रों में आके बाढ़ लाती है। आम्र वर्षा तो आप सब जानते हैं, होता क्या है आम्र वर्षा का कॉन्सेप्ट, कि इसमें आम की खेती पकती है, लौटते हुए मानसून का कॉन्सेप्ट है ये। और आम्र वर्षा संबंधित है, आम की बौछार तो गलत है, आम टपकना गलत है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। और आम की फसल तो बिहार एवं बंगाल में वैसे आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर होता तो हम क्या लगा देते, बिहार एवं बंगाल में। ठीक, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात चलती है, तो इसमें दिया है आम की फसल को पकना या आम की फसल से मैंगो शावर से इसका संबंध है। एक बार मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ देता हूँ। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाले मानसून वर्षा फुहार है, जो कि आम की फसलों को अत्यधिक लाभकारी रूप से पकाती है। तो इसका आंसर है डी। इसके बाद का क्वेश्चन आप सबने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है, सुमेलित कीजिए, खेतड़ी लोहा, झरिया तांबा और सिंह भूमि कोयला। तो मैंने 50 बार बताया है कि भैया इसको करते टाइम आप खनिज सही से कर लेना। ठीक, तो इसका आंसर इन्होंने दिया है पहले का सी, माने खेतड़ी, पहले का सी दूसरे का सी। करना क्या है इस क्वेश्चन में, सुमेलित कीजिए। ठीक, जोड़ी बनाने जैसा काम इसमें दिया हुआ है। और आंसर है खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और तांबे की खदान है, कॉपर की खदान है। ठीक, झरिया झारखंड का है, सबको पता है कोयले का है। और झारखंड का ही सिंह भूमि है, जो है लोहे अयस्क का। तो ये आप लगा सकते थे, अगर एक भी याद रहता तो लग जाता। आंसर इसमें दिया है ए, पेट्रो नहीं, आंसर ए नहीं आएगा भैया। ठीक, खेतड़ी तांबा मतलब ए का आपका 2 वाला। तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र, तो ये तो सबको पता है, 50 बार पेपर आया है, जामनगर। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस वालों की भी है। सबसे भारी ग्रह सबको पता है, बृहस्पति है। ठीक, शुक्र शनि कुछ नहीं लगते इसके आगे, सबसे भारी कौन सा है, बृहस्पति है। कहाँ है सबसे भारी ग्रह, बृहस्पति है। अगला आता है अब्दुल्ला गोल्ड कप। तो ये तो 50 बार आया है, क्या है इसका आंसर अब्दुल्ला गोल्ड कप, एक बार बताएं कमेंट करके। हॉकी। ठीक, आपको याद होगा इसलिए देखते हैं। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रिज 4 फीट की होती है, 50 बार पेपर में आ चुकी है पॉपिंग क्रिज, जिसको लेना अनिवार्य वरना रनआउट मान लिया जाता है। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक, तो कपिल देव की है ये पुस्तक, क्या नाम है, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव की है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है, तो ये तो फालतू का क्वेश्चन है। विजडन तो पत्रिका है, सी के नायडू तो है ही नहीं, सीएट है ही नहीं। आईसीसी पुरस्कार कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लें। इसके बाद आता है लिस्प, प्रोलोंग, और आपका क्या है, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित भाषाएं हैं। ठीक, इनको लगाना था कि आई की भाषा है या रोबोट है, तो उपरोक्त तो दोनों तो किसी हालत में नहीं हो सकते थे। ठीक, लिप्स एक्चुअल में एआई की भाषा है, आप ये लगा सकते थे, ऐसा कोई विशेष नहीं है। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन, एआई को विकसित करने का श्रेय, एक ही तो क्वेश्चन याद है हमें एआई में, जॉन मैकार्थी, इसे पिता भी कहा जा सकता है। इसके बाद आता है 10 लाख बाइट्स बराबर 1 मेगाबाइट। ठीक, तो ये भी 50 बार आया है, 10 लाख की बात है इसलिए, मेगाबाइट की बात आती है 6 जीरो में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 जीरो और 1 के बाद में। किलो पे 3 आता, और जी का टेरा
इससे कोई मतलब नहीं है, मेगा तक हमारा आंसर निकल जाता है। 5 जीरो और 1 के साथ में निकाल देते हैं। सिग्नल की शक्ति या स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर लगाए जाते हैं, ठीक, ताकि बार बार नेटवर्क जाए ना और आगे नेटवर्क बढ़ता हुआ चला जाए, मतलब रिपीट करता हुआ चले जाए, तो आप लगा सकते थे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा, तो 32 सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार तत्व है? अध्यक्षात्मक अगर शासन प्रणाली होती है तो संविधान की कठोरता भी होती है, एकल कार्यपालिका भी होती है, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता भी होती है, अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना, तो ये तो गलत है ही। तो अमेरिका में ये तीनों हैं, संविधान की कठोरता भी है, एकल कार्यपालिका भी है और व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता भी है, पर अध्यक्षात्मक में एकल कार्यपालिका मूल रूप से है। ठीक, जो पार्टी सरकार में होती है उसी में से विधायक उस मंत्रियों को चुन लिया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसको ऐसा भी देख लें, कभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम इसको और अंदर जाके समझने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये सब राष्ट्रपति बने हैं। मलेरिया परजीवी की खोज, अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है पेपर में, और इसकी खोज किसने की है? लेबरन ने। ठीक, फ्लेमिंग पेनिसिलिन से संबंधित है। मेंडल तो आप जानते ही हैं, मेंडल अलग बंदा ही है, और रोनाल्ड रोस जो है वो अलग बंदा है, इसने जो है वो दवा वगैरह खोजी है। तो मलेरिया परजीवी की खोज लेबरन ने की है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। अब तो ऑब्वियसली बात, सरल सा क्वेश्चन है ये, तो पीएम पूरी सरकार को सलाह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान, संपत्ति की सम्मान, वातावरण पर प्रकृति में, तो ये 49वां अनुच्छेद है, सी वाला। बाकी सब ये आपका 49वां अनुच्छेद और बाकी सब आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमने कोशिश की है इस पेपर को लगाने की। एक बार आप इसे देखें और फिर देखते हैं आगे ये हम करते हैं या नहीं करते हैं।